नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज हम एक अत्यंत सामयिक परिचर्चा करने जा रहे हैं और वह पूरी की पूरी जो है वो इस्लामी अतिवाद से संबंधित है और उसके 3 उदाहरण हम लगातार देख चुके हैं। अभी-अभी आपने देखा कश्मीर में फिर से गोलियाँ मारी गई, एक कश्मीरी पंडित को और 2 बिहारियों को। फिर हमने अभी देखा कि गोरखपुर में क्या हुआ और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि राजस्थान में करौली में क्या हो रहा है। और तीनों के प्रति अलग-अलग आप देखते होंगे कि लोग अलग-अलग बातें कहते हैं। जो लिबरल और पंचमक्कार जो गिरोह है वो हमेशा इसकी डिफेंस में आ जाता है और सदैव ये प्रयास करता है ये कहने का कि ये तो भटके हुए लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ओंकार जी से। ओंकार चौधरी जी, आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पर एक बार पुनः। और आज का प्रश्न यह है नमस्कार। कि यह प्रश्न क्या केवल कुछ भटके हुए नौजवानों का है या इसके पीछे एक पूरा सिद्धांत और एक पूरी व्यवस्था है? देखिए, जब भी इस तरह की घटनाएँ होती हैं, तो जो भी जाँच एजेंसियाँ हैं, सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वो हर वारदात के पीछे जाने की कोशिश करती है कि केवल उस व्यक्ति का, उस आतंकवादी का, उस उग्रवादी का केवल उसका कारनामा है या उसके पीछे भी कोई है। और वो जो पीछे है, वहाँ तक जब एजेंसियाँ जाने की कोशिश करती हैं, तो चाहे करौली हो, चाहे गोरखधाम हो या जो कश्मीर में अभी हाल में आपने ज़िक्र किया है वो घटनाएँ हों, तो वहाँ हमें लगता है कि इनके पीछे कोई न कोई दूसरा चेहरा है। कहीं न कहीं से ये प्रेरणा ले रहे हैं, आदेश ले रहे हैं और फिर उसके वशीभूत होकर के इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये मसला किसी एक घटना से प्रेरित भी नहीं लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके दिमागों में डाल दी जाती हैं, भर दी जाती हैं और इसके बाद पढ़े-लिखे भी ये गोरखधाम वाला जो मुर्तज़ा है, ये तो पढ़ा-लिखा है, ये मुंबई आईआईटी से पास आउट है, गुजरात की एक मल्टीनेशनल में ऑलरेडी काम कर चुका है, लैपटॉप उसके पास से मिलता है, सीडी उसके पास से मिलती है, नक्शा मिलता है मंदिर का। ये बिल्कुल मानने वाली, समझने वाली बात नहीं है जो लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि साहब ये भटके हुए लोग हैं। कौन है जो इनको भटका रहा है? कौन है? कौन-सी ऐसी प्रेरणाएँ हैं देश में और विदेश में? और इससे भी आगे की बात ये संजय जी कि जो लोग इस तरह की कुतर्क करते हैं, कुतर्क तर्क और वितर्क की बात नहीं है, कुतर्क करते हैं, वो इस तरह की वारदातों के बाद इनकी निंदा क्यों नहीं करते हैं, इनकी भर्त्सना क्यों नहीं करते हैं? ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की माँग सरकार से क्यों नहीं करते हैं? सिस्टम के साथ, सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई क्यों नहीं देते हैं? उनको पीड़ित बताने की बेशर्मी क्यों करने लगते हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं। ऐसे लोगों को जो इनकी मजम्मत नहीं करना चाहते हैं, इनकी निंदा नहीं करना चाहते हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, बल्कि एक्सक्यूज़ ढूँढने लगते हैं। करौली के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री का जिस तरीके से बयान आया, उन्होंने चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश की। जो घटना हुई है उसकी गंभीरता को कम करने की कोशिश की, वो किसी भी दृष्टि से आप ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। ऐसी घटना जिसमें छतों पर टनों की संख्या में ईंटें, पत्थर, सिल्लियाँ जिनको कहते हैं, वो इकट्ठा की गई हों और जब वहाँ से नव संवत्सर पर एक जुलूस निकलता है, एक शोभा यात्रा निकलती है बाइक पर, उसके ऊपर अटैक किया जाता हो और अब लोकल सभासद की भी चर्चा शुरू हो रही है कि जिस तरीके से दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन का हाथ था, उसी तरीके से करौली में भी किसी लोकल जो है सभासद का
की कोई भूमिका रही है, कुछ षड्यंत्र रहा है। या मतलूब अहमद नाम है उसका। जी, जी। पीएफआई का भी नाम आ रहा है कि उसका भी कहीं न कहीं कोई हाथ हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ के मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ सरकार की बात करने लगते हैं, यहाँ हो रही मुठभेड़ों की बात करने लगते हैं, अगर परसेप्शन की राजनीति की बात करने लगते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चर्चा में, बहस में, आरोप-प्रत्यारोप के की सियासत में खींच करके ले आते हैं, तो फिर संदेह होता है कि जो रियल एक्यूज़ हैं, जिन्होंने साजिशें रची थी करौली को और करौली के साथ-साथ राजस्थान और देश के दूसरे हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने या हिंसा करने की, क्या उन तक राजस्थान सरकार या जांच एजेंसियां पहुंच पाएंगी? जिस तरीके से वहां से सूचनाएं मिल रही हैं कि दोनों तरफों के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि पीछे से एक्यूज कौन है? कुछ पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा, अच्छा, अच्छा। कोई वो चल गया क्या? नहीं। अच्छा, ठीक है, हमारे साइड से हम्म। था, हो गया, ठीक हो गया। ओके, ओके। तो जिस तरीके से ये चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, उस घटना की गंभीरता को कमतर आंकने की कोशिश हो रही है और बहाने तलाश किए जा रहे हैं कि साहब ये इस तरह की राजनीति हो रही है, उस तरह की राजनीति हो रही है, इसलिए इनके दिमागों में ये चीजें भरी हुई हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इससे किसी घटना का क्या लेना-देना है? बेरोजगारी अगर है, तो राज्य में भी बेरोजगारी है, वो किसकी ज़िम्मेदारी है? वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप एड्रेस करिए। महँगाई को अगर आप कम नहीं कर पा रहे हैं चीफ मिनिस्टर रह करके और सब अगर प्रधानमंत्री के सिर पर ही सारी चीज़ों को ठेल रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ हैं। कश्मीर में घटना हुई हो, गोरखधाम में हुई हो, कश्मीर में पहले भी इस तरह की घटनाएँ हुई थी कि छोटे हथियार से आप करीब जाकर के जो जिसको टारगेटेड किलिंग कहते हैं, वो फिर से की गई है। अब वो क्यों की जा रही है? मेरी समझ में तो कुछ चीज़ें आती हैं फौरी तौर पर। एक तो अभी कश्मीर फाइल्स जो है, वो ना केवल रिलीज़ हुई बल्कि उसने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 300 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस उसने कर लिया है और उसमें 90s के दशक में जो कुछ कश्मीरी हिंदुओं के साथ में हुआ था, बर्बरता हुई थी, उनकी माँ, बहन, बेटियों के साथ जिस तरह की अ, वहशियाना हरकतें हुई थी, उनको अपनी जड़ों से कटने के लिए मजबूर कर दिया गया था, उस सच्चाई को सामने लेकर के आया है डायरेक्टर। उसको भी जिस तरीके से धमकियाँ दी गई, उसके खिलाफ फतवे जारी किए गए और जिस तरह का एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की गई। संजय जी, मैं अभी रमज़ान के मौके पर अनुपम खेर का एक ट्वीट देख रहा था और उस पर जिस तरीके से गाली-गलौच की भाषा में रिएक्ट किए गए हैं, मुसलमानों के ठेकेदारों की तरफ से, मतलब इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो क्या सकती है? सलमान नज़ामी का देखा मैंने उसके ऊपर रिएक्शन। जी, जी, जी। तो जिस तरह से मतलब ये रिएक्शन हो रहे हैं, क्या सलमान नियाज़ी के दिमाग में भी महँगाई और बेरोज़गारी भरी हुई है? जी नहीं, इनके दिमागों में गोबर भरा हुआ है और वो गोबर कौन भर रहा है, ये ही तलाश करने की ज़रूरत है, उन कारणों को ही एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो इसके मूल में हैं। फौरी तौर पर कोई घटना हो जाती है, आप एक्यूज़ को पकड़ लेते हैं। उसके पीछे कौन है, वहाँ तक भी जाने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक्चुअल में तो इनके दिमागों में जो भरा जा रहा है, उसके तो ये केवल साधन मात्र हैं, अगर कोई पीछे से इनको ठेल करके कार्रवाई करवा रहा है, वारदातें करवा रहा है, उसको अटैक करने की ज़रूरत है, उसको निकालने की ज़रूरत है। जी, आपने सही कहा कि ये जो लोग हैं, जो सामने आए, जो गोरखपुर में है या जिसने आपके कश्मीर में जिसने गोली चलाई, पिस्तौल चलाई, उसके पीछे भी कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन हो सकते हैं। लेकिन उन ऑर्गेनाइज़ेशंस के पीछे एक सोच है और हम लगातार ये आपकी जो एजेंसियाँ भी हैं, वो जो आगे होता है, जो सामने जिसने ट्रिगर चलाया होता है,
या जिसने दंगे में पत्थर फेंके होते हैं, या जो मुर्तज़ा जो है वो जाकर वहाँ पर हँसिया लहराता हुआ वो करता है, उनके पीछे जाके उनके पीछे जो ऑर्गेनाइज़ेशन होता है उनको ढूँढ लेते हैं। लेकिन उसके पीछे की जो सोच है जिसके कारण से यह कार्यक्रम आज से नहीं लगातार चला आ रहा है, और भारत में 8 करोड़ हिंदुओं की हत्या हुई है, जैसा कि मैं नहीं कह रहा, विल ड्यूरेंट जो एक प्रसिद्ध पश्चिमी इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है कि 8 करोड़ हिंदुओं की हत्या हुई है। और इसको और भी लोग कह रहे हैं कि ये जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार है। यहूदियों को 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मारा था, और उसको होलोकॉस्ट कहते हैं, और उसको जो है एक बहुत बड़ा नरसंहार बना के क्या वो तो है और उसके प्रति यदि कोई कुछ भी कह देता है उसके विरुद्ध तो वो होलोकॉस्ट डिनायर कहलाता है, और कई देशों में तो उसके सज़ा है। और यहाँ 8 करोड़ की हत्या हुई है, देश का विभाजन हुआ है, लेकिन कोई भी उस सोच को, उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहता, उसको टच नहीं करना चाहता। कल मैं डीडी न्यूज़ पर था, और मैंने जी, जब ये जी। बात आरंभ की तो एक पत्रकार महोदय थे, उन्होंने नहीं, 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 ये बात मत कीजिए, ये सामाजिक समरसता समाप्त हो जाएगी। कौन-सी सामाजिक समरसता? आप पढ़ लीजिए कि पूरा का पूरा उनकी किताब में क्या लिखा हुआ है। कोई उसकी बात नहीं करना चाहता, सुप्रीम कोर्ट में जाता है वसीम रिज़वी, तो उसको कह देता है नहीं, 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 इस पे बात नहीं की जा सकती। यानी कि यदि आप मान लीजिए एक पैम्फलेट निकाल दें और किसी पैम्फलेट का कहें कि साहब कि इसकी हत्या कर दो, तो आपको आईपीसी में सज़ा हो जाएगी। लेकिन यदि कोई मज़हब कहता है कि बाकी सबकी पूरी दुनिया में हत्या कर दो, तो वो रिलीजन हो जाता है, उसको कवर मिल जाता है, उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये क्या विचित्र स्थिति है? इससे कैसे पार पा सकते हैं? बड़ा सवाल ये है, मोस्टली दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में, खाली भारत की बात नहीं है, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ये जुमे को ही हिंसा क्यों होती है? कई बार वो भीड़ क्यों बेकाबू हो जाती है? इसका जवाब तो ढूँढना चाहिए। और रमज़ान में जिसको ये शांति का जिसको महीना कहते हैं, मुकद्दस महीना बोला जाता है। सबसे ज़्यादा हिंसा, इस्लामी हिंसा रमज़ान में होती है। जब भी ये इनके आपको त्योहार होते पूरा हैं तब इतिहास देख इस तरह लीजिए। की बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा कहना यही है कि भई अगर वाक़ई आप धार्मिक हैं और जिसको आप कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ने जो इनकी पुस्तकें हैं, क्या यही पैगाम दिया हुआ है कि साहब आप दूसरे लोगों का कत्ल करिए या जी हाँ, उनका ये खून पैगाम तो है, बहाइए? ये पैगाम है। तो ओंकार जी यही पैगाम है, और इसकी बात हमें करनी पड़ेगी। इसकी भी बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो इनके मदरसे हैं, जहाँ पर इनके दिमागों में ये ज़हर भरा जाता है, जहाँ से इनको तैयार किया जाता है, उन मदरसों पर भी संजय जी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और अगर उनका स्वरूप नहीं बदला गया, उनमें इनको शिक्षा देने वाले लोगों के दिमागों को ठीक नहीं किया गया, तो आप इस चीज़ को, नफ़रत को, इन कार्रवाइयों को केवल कोई घटना हो गई, उसके एक्यूज़ को पकड़ लीजिए, उसके पीछे के दिमाग को पकड़ लीजिए, उससे ये मसला हल होने वाला नहीं है। बहुत सारे देशों में इस तरह के मदरसों को प्रतिबंधित किया गया है, उन पर रोक लगाई गई है, उनको बंद किया गया है और यहाँ तक के जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी इनकी जो अ, मानवता के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं, उन पर रोक लगी हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। भारत में क्यों नहीं हो सकता है? भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ अगर आपके सामने अनेक उदाहरण मौजूद हैं और आपको पता है कि कहाँ-कहाँ से ये सब ज़हर-खुरानी हो रही है, कहाँ-कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, तो उन स्रोतों को आप बंद करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर तो आपको सोच-विचार करना पड़ेगा।
इस तरह के कानून तो आपको बनाने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं बनाते हैं, तो फिर ये वारदातें रुकने वाली नहीं हैं, कहीं नहीं रुकेंगी। देखिए, अभी हमारे जयपुर डायलॉग्स के पोर्टल पे हमने एक आर्टिकल डाला है। ये सुयेशी मिश्रा द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है और है द रियलिटी ऑफ इस्लामिक जिहाद। अब वो इस्लामिक जिहाद की रियलिटी में मैंने ये एनालाइज करने का प्रयास किया कि ये जो रालिफ गलिफ चालिफ वाली जो बात आई थी, ये कहाँ से आई थी। तो ये इस्लामिक स्कॉलर्स ये बताते हैं कि एक हदीस है, और वो जो सही मुस्लिम, इनकी जो दो बड़ी हदीसें हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम, तो सही मुस्लिम की एक हदीस है 4594, और वो ये कहती है कि रसूल ने ये कहा कि मैं अरब से सारे यहूदियों और ईसाइयों को निकाल दूंगा, और यहाँ पर मैं मुसलमानों के अलावा और किसी को नहीं रहने दूंगा। और आपको ये पता होना चाहिए, आप तो जानते ही हैं कि जो भी रसूल ने किया वो इनके लिए सुन्नत है, क्योंकि कुरान भी ये कहती है कि ये आपका 33.31 है शायद मेरे ख्याल से, कि साहब की जो जो परफेक्ट कोई ह्यूमन बीइंग है तो वो रसूल है, और वो सबको उसको रसूल को फॉलो करना है। तो ये लोग उसी हिसाब से चलते हैं, क्योंकि ये मान रखा गया है कि साहब की जो कुछ उस किताब में लिख दिया गया वो फाइनल है, उसमें कोई एक कॉमा फुल स्टॉप नहीं चेंज हो सकता। वो अलग बात है कि लोग अभी निकाल के ला रहे हैं कि साहब की उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब बाद में आया, वो अलग चीज़ है। तो उसमें कोई चीज़ नहीं हो सकती, और जो कुछ भी रसूल की ज़िंदगी में आया है, जो भी उन्होंने किया है, वो अनुकरणीय है और उसको अनुसरण करना आवश्यक है। तो जब इस प्रकार के नैरेटिव चलेंगे, तो आप ऐसी सोच को, ऐसे दर्शन को आप रिलीजन का नाम देके और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट कर देते हैं, तो आप उससे कैसे बचेंगे? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप संजय जी, और लोगों को एक्चुअल में ये अपेक्षा थी कि ये सरकार बहुत कुछ कर सकती है, इस दिशा में बढ़ सकती है। और बहुत सारे लोग हमारे शो पर भी जो आते हैं, वो भी कहते हैं कि भई असंख्य करोड़ों लोगों ने इन उम्मीदों के साथ वोट किया था। लेकिन जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास नारा दिया जाता है, तो फिर कहीं न कहीं ये एक शक पैदा होता है, एक सवाल उठता है कि भई आप किनको साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, या किनका विश्वास अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतियाँ ठीक है, आप विश्व को कोई संदेश देना चाहते हैं, अपने विरोधियों को कोई संदेश देना चाहते हैं, उनमें से किसी एक वर्ग को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिनके दिमागों में ज़हर ही भरा हुआ है, जो हिंसा पर ही उतारू हैं, जो दूसरे समुदायों को नफ़रत की दृष्टि से ही देखते हैं, और जो लगातार इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ तो आपको सख्त होना पड़ेगा, उनके खिलाफ तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, और वो कार्रवाई भी ऐसी होनी चाहिए जो दिखे लोगों को कि हाँ, कार्रवाई हो रही है। कई बार होता है कि आपने गिरफ्तारियां कर ली, आपने चालान पेश कर दिए, अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, सजाएं हो गई, केवल 3 दिन चर्चा होती है। एक दिन जब आपने गिरफ्तार किया, जब ट्रायल शुरू हुआ, या अदालत से फैसला आया, उसके बाद चर्चाएं नहीं होती हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये चीजें कब तक आप आगे चलने देंगे, और कब तक ये चीजें बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि एक समय तो आएगा, और वो चीजें हमने देखी भी हैं, जब रिएक्शन होने शुरू हो जाएंगे,
और वो चीजें बहुत खतरनाक होंगी। व्यवस्था पर भी यानी सरकार पर भी बड़ा प्रश्न है और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अदालतें हैं, उनके रुख को लेकर के भी प्रश्न खड़े होते रहे हैं। वहां से भी कई बार निराशा हाथ लगती है। मैंने भी आपसे एक बार एक शो में पूछा था, जब ये कर्नाटक में बवाल शुरू हुआ ही हुआ था, कि अदालत में कुरान मंगा ली गई और फिर उसकी स्टडी हो रही है। जब सारी संवैधानिक बंद, उपबंध, नियम, उपनियम सब आपके सामने हैं, व्यवस्थाएं सारी आपके सामने हैं और अतीत में भी आप उन चीजों को हैंडल कर चुके हैं, तब ये सब चीजें क्यों? तो आपने बताया था कि नहीं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि इस तरह की चीजें, इस तरह के सवाल अगर खड़े हो जाएं, तो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, उनकी व्याख्या करना जरूरी हो जाता है। पर मेरे विचार से तो एक एक लिमिट तो आपको तय करनी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा कि कौन से मुद्दे जायज उठाए जा रहे हैं, कौन से मुद्दे नाजायज उठा करके उनको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, या समाज में या देश में एक ऐसा माहौल पैदा करने की साजिशें रची जा रही हैं जिनका संदेश देश के भीतर भी और देश के बाहर भी भेजने का प्रयास किया जा रहा है। सीएए का मसला आप देख लीजिए, शाहीन बाग में जो कुछ हुआ था, वो तो एक मिसाल बन गया है कि 100 दिन तक आप किसी व्यस्त सड़क को रोक करके बैठ सकते हैं, वहां रोजाना भाषण दे सकते हैं, सरकार को रोजाना गालियां दे सकते हैं और सबको पता है कि कहां से वित्त पोषण हो रहा है, कहां से इनको खुराक मिल रही है, पैसे बांटे जा रहे थे, ऑन कैमरा ये सब देखा गया। तो ये इन चीजों की आप कैसे परमिशन दे सकते हैं? हर चीज के लिए आप अगर अदालत की तरफ देखेंगे और अदालत फिर आपके ऊपर छोड़ करके आपकी तरफ देखना शुरू कर देगी, तो जो इस तरह के तत्व हैं वो तो बेकाबू होंगे और उसका नतीजा हमने देख लिया। शाहीन बाग के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ दिल्ली में थे, तब दिल्ली में दंगा हुआ और दंगा भी इतना भीषण कि उसमें 60 लोग मारे गए, संपत्तियां जला दी गई। क्या तब देश बदनाम नहीं हुआ पूरी दुनिया में? इसलिए जो हमारी व्यवस्थाओं में बैठे हैं, जो हमारी सरकारों में बैठे हुए हैं, उनका ये दायित्व तो बनता है कि अगर कोई कानून हाथ में ले रहा है, अगर कोई दूसरों का हक छीनने की कोशिश कर रहा है, मानव अधिकार, मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहा है, किसी व्यस्त सड़क पर बैठ करके आप हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के मौलिक अधिकारों का, मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कार्रवाई करने के लिए अदालत की तरफ ताकने की जरूरत नहीं है, खुद कार्रवाई करने की जरूरत है आगे बढ़ करके। फिर यह सोचना कि साहब वहां मुस्लिम बैठे हुए हैं, उन पर हमने लाठी चला दी, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए या फायरिंग हो गई तो हम बदनाम हो जाएंगे, ऐसे शासन नहीं चलता है। आपको सख्त फैसले करने होंगे, करने चाहिए और इसी उम्मीद में लोगों ने आपको बैठाया भी है। इसी तरीके से 13 महीने तक यहाँ पर वो भले ही मुस्लिम ना हो, भले ही किसानों के नाम पर वो बैठे हों, लेकिन किसी के द्वारा तो बैठाए गए हैं। एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये खुद 3 कृषि कानून वापस लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इंगित किया था कि मैं राष्ट्र से माफी मांग रहा हूं इनको वापस लेते हुए। कुछ कारण जिनकी तरफ उन्होंने केवल इशारा किया। तो सवाल यह है कि उनको अगर कोई ऐसे हिडन एजेंडे थे, कारण थे, तो उनको एड्रेस करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो शासन में बैठे हुए हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है। ऐसे कई दृष्टांत मैं और भी गिना सकता हूं, लेकिन सवाल वही उठता है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो समाज विरोधी ताकतें हैं, उनको तो आपको कुचलना पड़ेगा, उनको तो सही जगह पहुंचाना पड़ेगा। जी। जी हाँ, हाँ। अब आप देखिए कैसी विचित्र बातें होती हैं। आप
और ये हमारा सारा का सारा जो पंचमक्कार तत्व है वो उनके साथ में खड़ा हो जाता है। एक मुस्लिम नृत्यांगना कहती है कि मुझे मंदिर में नृत्य नहीं करने दिया। मैंने ये प्रश्न पूछा कि भाई तुम मंदिर में नृत्य तो कर रही हो, पहले तुम मस्जिद में जाकर नमाज तो पढ़ के बता दो। आप देखिए कि ये स्थिति है इस मज़हब की कि यदि महिला, कोई स्त्री नमाज पढ़ते हुए यदि सामने से निकल जाए तो वह नमाज दूषित हो जाती है, दोबारा पढ़नी पड़ती। 3 प्रकार की स्थिति में, यदि नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति के सामने से कोई स्त्री, सूअर या कुत्ता, इन 3 में से कोई निकल जाए तो नमाज दूषित हो जाती है, नमाज दोबारा पढ़नी पड़ती है। लेकिन वही स्त्री, वही महिला वो कह रही है कि मुझे मंदिर में नृत्य नहीं करने दिया, जो कि मंदिर जो है वो किसी देवी-देवता के नाम से देवालय होता है वो। और वहाँ उस देवता की और उस देवी की आराधना के लिए ही सारे कार्य किए जाते हैं, जिसमें नृत्य और संगीत भी सम्मिलित है। तो उसके लिए सारे के सारे यहाँ पे खड़े हुए मैं देख रहा था, कई सारे जो हैं ये आपके ख़ास तौर से कई सारे जो अपने आप को तथाकथित प्रोग्रेसिव मुस्लिम बताते हैं कि अरे देखिए गंगा जमनी तहज़ीब दोस्तों की। तो मैंने भी उनको कहा भाई गंगा जमनी तहज़ीब बिल्कुल ठीक है, मस्जिद से शुरू करो ना भई। मस्जिद में नृत्य की बात तो दूर है, तो मस्जिद में नमाज़ तो पढ़ के दिखा दो एक बार। और ये सारा का सारा इनके जो थियोलॉजी है, जो इनकी किताबें हैं, उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है। और जो मदरसों में जो कुछ पढ़ाते हैं, जो मस्जिदों में जो कुछ भी खुतबे देते हैं, जो और विशेषकर जो जुम्मे को दिए जाते हैं, उनमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो पिछले 100 साल में ना कहा गया हो, ना दोहराया गया हो। चाहे वो खिलाफत के वक़्त की बात हो, चाहे वो विभाजन के वक़्त की बात हो, चाहे वो मोपला नरसंहार के समय की बात हो, चाहे वो नोआखाली के समय की बात हो, चाहे वो मीरपुर कोटली के नरसंहार के समय की बात हो, चाहे वो बांग्लादेश के नरसंहार के समय की बात हो। नया कुछ भी नहीं है, केवल हमारी आँखें बंद हैं। जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। और जैसा मैंने कहा है कि अभी तो रिएक्शंस नहीं हैं, लेकिन जब तैयारियां होती हैं, जब इस तरह के रिएक्शंस आ जाते हैं, तब अपने पॉलिटिशियंस को भी देख लीजिए, धार्मिक गुरुओं को भी देख लीजिए। और देखा ही है हरिद्वार में और छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, अगर थोड़ा कड़वे बोल बोल दिए गए तो उनको उठा करके अंदर कर दिया गया। उनकी तरफ से रोज धमकियां दी जाती हैं। हमने चुनाव के टाइम पर देखा है ना, क्या हुआ था जब असदुद्दीन ओवैसी ने ये धमकी दी थी कि जब योगी आदित्यनाथ अपने मठ में चले जाएंगे, जब मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे, तब आपको बचाने के लिए कौन आएगा। इससे बड़ी धमकी और क्या हो सकती है। वो तो सीधे सीधे मतलब मारकाट की ही धमकी दे रहे हैं ना कि तब आपको कौन बचा लेगा। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हमने आपने सुनी है क्या? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो, उनको गिरफ्तार किया गया हो, उनको अंदर डाला गया हो? उनके भाई ने भी किस तरह किसी की बात की थी। उनका एक प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, फिर देखते हैं। हम भले ही 15 करोड़ या 20 करोड़ हैं और आप भले ही 80 करोड़ हैं। इस तरह की धमकी देने वाले, इस तरह का ज़हर बोने वाले लोग हमारे देश में हैं, जो खुलेआम घूमते हैं, सभाओं में भाषण देते हैं। उनको जेड सुरक्षा की, वायु सुरक्षा की श्रेणी की सिक्योरिटी देने के फ्लोर पर प्रस्ताव दिए जाते हैं, जिसको वो ठुकराते हैं। तो ऐसे लोगों को जब तक नकेल नहीं कसी जाएगी, ऐसे मौलानाओं को, ऐसे धर्म गुरुओं को, ये इधर के हों, उधर के हों, जिनकी ज़बान जो है वो
बेकाबू हो चुकी है और जो नफ़रत के ही बीज बो रहे हैं, नफ़रत की फसलें ही तैयार कर रहे हैं, जो मज़हब के नाम पर केवल ज़हर-खुरानी कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर तो नकेल आपको कसनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कसेंगे, वो चाहे किसी भी तरफ के हों, तो फिर उसके नतीजे आपको वैसे ही बार-बार देखने को मिलेंगे। करौली में जो कुछ हुआ है, ये कोई छोटी-मोटी घटना है जिसको एक मतलब डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। दूसरे मुद्दों को उठा कर के उसकी गंभीरता को कमतर करने की कोशिश की गई है। एक गलत मैसेज देने की कोशिश शासन की तरफ से और खुद चीफ मिनिस्टर की तरफ से देने की कोशिश हो रही है। दूसरे मुद्दे आप उठा दीजिए कि यूपी में क्या हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, महँगाई हो रही है, गरीबी हो बेरोज़गारी हो रही है। क्या मतलब है उन सब चीज़ों का? वो समस्याएँ अपनी जगह हैं। उनको आप भी एड्रेस करिए, केंद्र भी एड्रेस करेगा। अलग-अलग राज्यों की सरकारें एड्रेस करेंगी। लेकिन जो समस्या सामने है, उस पर आप चुप हैं। केवल ये बयान देते हैं ट्विटर पर कि मैंने डीजीपी से बात की है और ये कहा है कि जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। इतने मात्र से काम चलता नहीं है, जबकि ज़मीन से ये सूचनाएँ आ रही हों कि दोनों तरफ की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और संतुलन साधने का प्रयास किया जा रहा है। एक किस्सा मुझे याद आ गया है। खुद शरद पवार ने ही एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, मुंबई में सीरियल धमाके हुए थे और उन्होंने पुलिस अफ़सरों से बुला कर के यही संतुलन साधने के लिए कि एक और जगह भी बम ब्लास्ट हुआ है, मतलब ये शो करने के लिए कि केवल एक तरफ के लोगों को निशाना बना कर के बम प्लांट नहीं किए गए थे, बल्कि दूसरे समुदाय को भी निशाना बनाया गया। और बाद में उन्होंने इंटरव्यू में स्वीकार किया कि वो मैंने खुद उस अधिकारी से कह कर के निर्देश दे कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहलवा दिया था, एक्चुअल में बम ब्लास्ट हुआ नहीं था वहां पर। तो ये जो चीजें होती हैं, इससे आप किसका भला कर रहे हैं? समाज का कर रहे हैं, देश का कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों का कर रहे हैं। किन चीजों को छुपा कर के आप संतुलन साधने की चेष्टा करते हैं, ये खतरनाक सिचुएशन है। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए आप इस तरह की हरकतें करें, तो ये ऐसे पॉलिटिशियन के लिए, ऐसे लोगों के लिए माफ़ी का कोई खाना होना नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि ऐसे लोगों को ही बार-बार चुना जाता है, बार-बार पावर में लेकर के आया जाता है। तो ये अपने आप में हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए निश्चित रूप से एक सोचने का विषय तो है संजय जी, कि ऐसे लोगों को हम रिजेक्ट करना कब सीखेंगे, सबक सिखाना कब सीखेंगे और अंजाम तक पहुंचाना कब आरंभ करेंगे, ताकि आगे से फिर कोई इस तरह की हरकत ना करे, इस तरह की सोच के वशीभूत होकर के झूठ को सच साबित करने की कोशिश जो करते हैं, उनके खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए कानून के मुताबिक, लेकिन कानून के तो निर्माता भी यही हैं। तो सवाल ये है कि सुधार कौन करेगा? कानून तो यही बनाते हैं, यही तोड़ते हैं, यही लोगों की आँखों में धूल झोंकते हैं। अंत में एक प्रश्न और मैं पूछता हूँ कि क्या यह संभव है? और कानूनी रूप से तो संभव है, लेकिन क्या इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति जाग सकती है कि यह जो वर्तमान केंद्र सरकार है, वह इस्लामिक जिहाद को परिभाषित करे और इस्लामिक जिहाद का प्रचार प्रसार करने वाले, उसकी शिक्षा देने वाले और उसको किसी भी प्रकार से अंगीकार करने वालों के विरुद्ध एक विशेष कानून बनाकर उन्हें कठोरतम दंड देने की, और न केवल कठोरतम दंड देने की, जो इसके प्रचार प्रसार में है, जो इसकी शिक्षा देने में है, उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित करके और बिल्कुल समाज से अलग रखने का प्रावधान, यानी कि उनको एक तरह से लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान किया जा सकता है क्या?
क्योंकि जो तात्कालिक जो मुझे उपाय सूझ रहा है वो तो यही है। क्योंकि इस्लामिक जिहाद एक सच्चाई है, इस्लामिक जिहाद इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है, इस्लामिक जिहाद फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ मैं नहीं कह रहा, ये किताब कह रही है, आसमानी किताब कह रही है। उसकी सूरत अल-बक़रा जो दूसरी सूरत है उसकी 2 की भी परिभाषा दी हुई है। 25.52 उसमें जिहाद की परिभाषा दी हुई है कि जिहाद जो है वो काफ़िरों से जंग करने को कहते हैं। तो जब इस प्रकार की परिभाषा है, जब आपने ये कह रखा है कि हर एक को अपना रिलीजन फ़ॉलो करने का हक है, तो वो तो अपना रिलीजन फ़ॉलो कर रहे हैं। फिर आपके संविधान में ये प्रावधान है कि आप जो रिलीजन का जो है प्रोपगेशन और प्रैक्टिस प्रोपगेशन क्या है उसका प्रैक्टिस और प्रोपगेशन जो रिलीजन जो है वो सेकेंडरी राइट है। वो जो संविधान के तीसरे भाग के जो और अन्य राइट्स दिए हुए हैं उनसे सेकेंडरी है और वो लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी उसके भी अधीन है। और उसके अतिरिक्त उसी में 25(2) में ये लिखा हुआ है कि सरकार जो है किसी भी सेक्युलर मैटर के लिए अलग से लॉ ला सकती है। तो जब इतनी सुविधा है तो क्यों नहीं सरकार 25(1) के प्रावधानों का उपयोग करते हुए इस्लामिक जिहाद को इल्लीगल डिक्लेयर करती है? देखिए, इस सरकार से काफ़ी अपेक्षाएँ रही हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये कहा था कि भई आप आतंकवाद की परिभाषा तो तय कर दीजिए। आज तक यूनाइटेड नेशन जो है वो आतंकवाद की परिभाषा ही तय नहीं कर पाया है कि पहले भारत स्वयं आतंकवाद क्यों नहीं पहल करता? भारत अपने देश में तो करे। वही आप मेरा यूएन से कहना कह है रहे हैं, कि उसके सामने आप अपने यहाँ तो लागू करें एक कोई इस तरह का। इसीलिए मैंने कहा कि इस सरकार से अपेक्षाएँ हैं क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन में ये बात रख चुके हैं। तो वही बात जो आप कह रहे हैं कि आपको शुरुआत तो यहाँ से करनी चाहिए। यहाँ आप इन चीज़ों को परिभाषित करें, उसके लिए आप सख्त कानून लेकर के आएँ। सवाल है कि किस बात का इंतज़ार हो रहा है? जब कश्मीर से 370 हटाई गई थी, 35 से हटाई गई थी, तब आप लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी अगर अमित शाह का भाषण देखें तो दोनों ही जगह उन्होंने ये कहा था कि 1989 से लेकर के और 5 अगस्त 2019 तक जब ये पेश किया गया था अमेंडमेंट, तब तक 40,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और ये आंकड़ा कोई छोटा-मोटा है। 40,000 लोग आतंकवाद की विभीषिका का शिकार हुए हैं, तो फिर उसे रोकने के भी तो उपाय सोचने पड़ेंगे आपको। एक उपाय तो वो है, जो ये लोग कर रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी भाड़े के टट्टू उधर से भेजे जा रहे हैं या यहाँ से तैयार हो रहे हैं, यानी लोकल बॉय स्लीपर सेल्स वगैरह, उनको आप निपटाइए, उनके कमांडरों को निपटाइए, बहुत हद तक निपटाए गए हैं। और एक समय था जब जम्मू कश्मीर में 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 तक आतंकवादी हुआ करते थे। लेकिन जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, जो हमारी आईबी है, रॉ है, उनकी तरफ से जो आंकड़ा दिया जा रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी अभी जानकारी मिल रही है कि अभी ज़्यादा बचे नहीं हैं। 100-150 की संख्या में मुश्किल से होंगे। घुसपैठ में भी कमी आई है। एक तरीका तो आपका ये है। दूसरा तरीका यही है कि जो पकड़े भी जाएँ या जिन पर आपको शक है, वो चाहे संगठन है, चाहे उनके कारिंदे हैं, चाहे उनके नेता हैं, उनके खिलाफ आपको सख्ती बरतनी पड़ेगी, सख्त कानून बनाने पड़ेंगे और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। जो अपेक्षा आप यूनाइटेड नेशन से कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन को गवर्न कौन करता है, ये हम सब जानते हैं। और जो गवर्न करते हैं देश, जो 5 अस्थायी देश हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, उनके अपने क्या इंटरेस्ट हैं, वो भी हम सब जानते हैं। और अलग-अलग देशों में, अलग-अलग क्षेत्रों में
वो क्या खेल खेल रहे हैं, हथियार बेचने के लिए या तेल का कारोबार अपने पक्ष में मोड़ने के लिए, वो भी हमारे सबके सामने है। उनसे आप उतनी अपेक्षाएं, उतनी तवक्को नहीं कर सकते हैं। ये काम तो आपको अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। और यहां जितने भी इस तरह की मानसिकता वाले या मुहिम चलाने वाले, और उस मुहिम मुहिम भी ये कि आप मानवता का खून कर रहे हैं, लोगों का जो जीने का अधिकार है उसी को छीने जा रहे हैं, एक दहशत का आलम बनाए हुए हैं, और उसके पीछे भी देश तोड़ने की साजिश है, मंशा है, और वो किसके इशारे पर हो रहा है ये भी हम जानते हैं। तब तो अल्टीमेटली आपको उस स्टेप पर जाना पड़ेगा, उसको आप बहुत लंबे समय तक टाल नहीं सकते हैं। जी हाँ, हम डॉक्टर अंबेडकर के शब्द याद करें यदि, तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुस्लिम किसी भी प्रकार भारत को अपना राष्ट्र नहीं मान सकता, क्योंकि उसकी जो अवधारणा है वो उम्मत की है, यानी कि पैन इस्लामिक आइडेंटिटी की है। और ये लगातार प्रयास करने के उपरांत भी, लगातार विशेष सुविधाएं देने के उपरांत भी, हमने उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से देख लिया। लेकिन सद्बुद्धि आ जाए तो अच्छा है हमारे पॉलिटिकल क्लास को। आइए अब हम प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न लेने से पहले मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, साथ में आप हमारे जयपुर डायलॉग्स विमर्श को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें। और हमारा जो इंडिक पोर्टल है उस पे हमारे आर्टिकल्स छपते हैं वेबसाइट पे thejaipurdialogues.com। आप उसे भी अवश्य वहाँ जाकर और अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, किताबें देख सकते हैं। बहुत सारी किताबें हमने वहाँ पर अपलोड कर रखी हैं, इंक्लूडिंग फतावा आलमगीरी, श्री शिव भारत और अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, और जो वसीम रिजवी के मोहम्मद, ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको जो मैं बातें कह रहा हूँ वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। आइए प्रश्न ले लेते हैं। द सबलाइम सनातन धर्म, जब तक पीसफुल कम्युनिटी को रेगुलर इंटरवल्स में गुजरात 2002 का डोज न दिया जाए तो ये सब ऐसा ही होता रहेगा। मैं तो मेरठ से आता हूं साहब, मैंने 87 का दंगा देखा है, मलियाना, हाशिमपुरा, और हम उस समय शास्त्री नगर मेरठ में रहते थे। शास्त्री नगर के पास से मेरठ हापुड़ मार्ग गुजरता है, वहाँ हमने पेड़ जलते हुए देखे थे। उन दिनों में दैनिक जागरण में काम किया करता था, लोकल रिपोर्टर था, सिटी में कवर करते थे। पेड़ भी हमने जलते हुए देखे थे। और 87 के बाद कुछ घटनाएं हुई थी, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उस दंगे के बाद मेरठ में कभी इतना भीषण दंगा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और 2002 के बाद गुजरात में भी कहां दंगा हुआ है। और यही बात तो मोदी जी कहते हैं, जब भी कोई उनको गुजरात का नाम लेकर के छेड़ने की कोशिश करता है तो वो कहते हैं, बताते हैं लोगों को कि गुजरात में उसके बाद दंगा कहाँ हुआ है। तो ये चीजें तो बिल्कुल सही हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। योगी जी के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में भी नहीं हुआ है। नहीं हो रहा है। मैंने एक शो में कहा था कि जिस तरह की घटना करौली में हुई है, जिन मकानों की छतों पर पत्थर और ईंटें मिली हैं, अगर ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो अब तक उन मकानों पर बुलडोजर चल गया होता। लेकिन ये राजस्थान में या दूसरे प्रदेशों में नहीं होगा। तो ऐसी इच्छा शक्ति वाला चीफ मिनिस्टर या आपको प्रधानमंत्री चाहिए, ताकि आगे से कोई हिम्मत ना जुटा सके इस तरह की हरकतें करने की। जी, अगला प्रश्न। आप दोनों को नमस्कार। ए.के. जी पूछ रहे हैं, सर हाउ टू काउंटर लेफ्टिस्ट एंड इस्लामिस्ट नैरेटिव, व्हाई यंग पीपल गेट अट्रैक्टेड टू देयर आइडियोलॉजी। द कश्मीर फाइल्स के कुछ सीन हैं, उनको आप देखेंगे
तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि काउंटर कैसे किया जाए। क्योंकि जो प्रोफ़ेसर मेनन के भाषण हैं, नाम बदल दिया गया जेएनयू का पिक्चर में कुछ कारणों से, लेकिन वहाँ जिस तरह से यूथ का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से खुद कश्मीरी पंडित युवक कृष्णा, जो दिमाग में उन भाषणों की वजह से ज़हर लेकर के कश्मीर लौटते हैं अपने परिवार के पास, और वहाँ जब उसको असलियत पता लगती है और आकर के लास्ट में जो वो भाषण देता है, उन्हीं के बीच में खड़ा होकर के भाषण देता है, तो पूरी तरीके से ना केवल उसका नैरेटिव चेंज हुआ मिलता है, बल्कि जितने यूथ वहाँ बैठे हुए होते हैं, वो भी वास्तविकता, सच्चाई जानने के बाद एकदम चेंज हो जाते हैं और उसके भाषण पर फिर तालियाँ बजाने लगते हैं। वो मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, पर ये काम तो करना पड़ेगा। यूथ जो है उसको असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, इसका फ़र्क तो बताना पड़ेगा। जी, नेक्स्ट वननेस जी पूछ रहे हैं, सर वेयर आर द आरएसएस वीएचपी टू टेक प्रोटेस्ट टू द स्ट्रीट्स एंड ऑन सोशल मीडिया? आर दे डेड? लेट अस बी क्लियर ऑन दैट फर्स्ट। संजय जी ही उसका जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि अभी वीएचपी तो लगभग डेड सी पड़ी हुई है, और वीएचपी को डेड करने में जो इनके आपस की प्रतिस्पर्धा थी उसका बहुत रोल है, और आरएसएस ने तोगड़िया के बाद में वीएचपी को एक तरह से ठप कर दिया है, जो कि हिंदू समाज का, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हिंदू समाज के लिए एक हानि का सौदा है। और स्वयं आरएसएस में मैं देख रहा हूँ कि स्वयं सेवकों के बीच में, जो कि मैं कहूँगा कि 99% स्वयं सेवकों के बीच में जो, और 1% जो अधिकारी वर्ग है उसके बीच में भी एक विचारधारा का एक संग्राम सा चल रहा है, और जो शीर्ष नेतृत्व है वो स्वयं सेवकों की और हिंदू समाज की भावना को न समझकर और पता नहीं को तुष्टीकरण में लगा हुआ है। लेकिन चूंकि इनके अंदर का जो जिस तरह का इंटरनल मैकेनिज्म है, उससे मुझे लगता है कि हो सकता है कि सुधार हो जाए। यदि नहीं होगा तो फिर वो हिंदू समाज के लिए एक बड़ी त्रासदी होगी। महेश सरनायक जी कह रहे हैं कि पुलिस कैरी डंडा, कांट इवन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट स्टोन पेल्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट टर्न ब्लाइंड आई, मार्शल लॉ कुड बी द सॉल्यूशन। ये तो दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए। कोई एक टिप्पणी बार आपकी? नहीं, एक बार इमरजेंसी लगी थी ना देश में। हम्म। अब ये मार्शल लॉ वगैरह जो शब्द हैं, ये पाकिस्तान को शोभा देते हैं, भारत को तो नहीं देते हैं। हमारे यहाँ कड़े से कड़े कानून हैं ऑलरेडी, पर वही है, इच्छा शक्ति दिखाने की ज़रूरत है राज्य सरकारों, शासन प्रशासन, पुलिस और प्रशासन को। और पुलिस प्रशासन भी तब तक तो इच्छा शक्ति नहीं दिखा सकता है जब तक ऊपर से संकेत ना हो, संदेश ना हो, आदेश ना हो। तो उस वो भी जो व्यवस्था है और जिस तरीके से 1861 का पुलिस कानून अभी तक भी चला आ रहा है, उसमें तो संभव नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ों को देखे, कार्रवाई करे। उसको मुँह ताकना पड़ता है शासन प्रशासन का, और ये देखना पड़ता है कि उस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। वो भी है, लेकिन जहाँ पर उनको स्वतंत्रता दी गई है वहाँ पर भी उन्होंने कोई बहुत कोई काम कर दिया हो विशेष, ऐसा भी नहीं देखा मैंने। जो भी है पुलिस ने सारी की सारी पावर्स उनको मिली हैं, तो उससे हर शहर में जहाँ नई कमिश्नरियाँ बनी हैं वहाँ पर धंधे पनप गए हैं अलग अलग तरह के। ये मैं हाँ, आपको अनुभव से बता सकता हूँ। वो तो एक और विद्रूप पक्ष है, वो तो एक विद्रूप पक्ष।
वो कोई पब्लिक को कोई उससे बेनिफिट मिली हो नहीं हो, पुलिस की पावर अवश्य बढ़ गई है, तो उनकी दादागिरी भी अवश्य बढ़ गई है। अगला प्रश्न, सर ओमी ठक्कर जी कह रहे हैं, सर यति नरसिंहानंद जी की स्पीच पर आपकी क्या राय है? क्या वो सही है या गलत? क्या गवर्नमेंट को ओपन लेटर लिखकर बताना पड़ेगा या कोई और उपाय? मैं तो यही कहूँगा कि यति नरसिंहानंद जी जमानत पर हैं, जमानत की शर्तें होती हैं, उन कम से कम जमानत की शर्तों का उल्लंघन तो उनको नहीं करना चाहिए। श्री हर्ष सर, Times Square mass namaz will only encourage their morale. We should probably be ready with more such attacks and also passing Islamophobia bill in US. तो मैंने तो आपको बता दिया ना अभी क्या कि वो 9.120 एक आयत है सूरत तौबा की 120वीं आयत, जो कहती है कि साहब कि जितना तंग कर सकोगे आप काफिर को, उतना आपके जो पुण्य है या सवाब जिसको बोलते हैं, उसमें आपके बढ़ोतरी होगी, आपके अकाउंट में और क्रेडिट एंट्री होती जाएगी। तो इसलिए तो कुव्वतुल इस्लाम, तो जिसको है इस्लाम की ताकत का प्रदर्शन लगातार उनको करते रहना है। महेश सरनायक, कोर्ट टेररिस्ट के लिए मिडनाइट को भी मुकदमे चलाती है, गोरखनाथ जैसे हरकतों के लिए डिले क्यों होता है? टैक्स पेयर के पैसों पर इनको क्यों पालें? महेश सरनायक जी ने मेरी पुस्तक का मुखपृष्ठ लगा रखा है अपनी आईडी पर। बात आपकी सही है, ये पीड़ा बहुत लोगों की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए हमारी जो न्याय प्रणाली है, जो व्यवस्था है, जो कोर्ट्स हैं, जो माननीय न्यायाधीश जी हैं, उन सबके ऊपर प्रश्न तो खड़े होते रहे हैं। जी, महेंद्र कानूपुरी जी पूछ रहे हैं, हेलो सर, आर ऑल दीज इवेंट्स प्रीकर्सर टू व्हाट माइट हैपन इन अपकमिंग इलेक्शन, स्पेशली इन अ स्टेट लाइक गुजरात? क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि ये सब जो कुछ हो रहा है, ये क्या गुजरात में जो होने इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें क्या होगा, उसका संकेत है? देखिए, आज दोपहर में ही हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, मैं और संजय जी, तो हम लोगों ने यही कहा कि अभी इस साल के आखिर में भी 2 स्टेट में हैं चुनाव, गुजरात और हिमाचल। हिमाचल में तो खैर उतने मुस्लिम नहीं हैं, वहाँ दूसरी तरह की दिक्कतें होती हैं या चीज़ें हैं। पर हाँ, गुजरात में तो ये काफ़ी मैटर करता है। और इसके अलावा भी नहीं भूलना चाहिए कि 2024 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है। 4 आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में संभावनाएं हैं कि तब तक शायद 2023 में ही चुनाव हो जाएंगे, और महाराष्ट्र में भी हो सकते हैं। महाराष्ट्र में जरूरी नहीं है कि लोकसभा के 6 महीने बाद ही चुनाव हो। जिस तरह की सिचुएशंस वहाँ हैं, पहले भी सरकार जा सकती है, और पहले भी महाराष्ट्र में यानी 2023 में ही या 2022 के आखिर में भी चुनाव संभव हैं, क्योंकि वहाँ सिचुएशन जो है वो खराब होती जा रही हैं। आपस में ही तीनों दलों के बीच में मतांतर हैं, वो सामने खुल करके आ रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। पर हाँ, ये जो राज्यों के चुनाव हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये सब अब दूर रह नहीं गए हैं। 6 महीने 8 महीने में चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, सारी चीजें। और ये 2 राज्यों के चुनाव की तो अभी तैयारियां शुरू हो जाएंगी 3 महीने बाद ही, 4 महीने बाद ही। तो कोरिलेट करते हैं इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से। जो अभी 5 में से 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं, इसका फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं निकलेगा ना। और केवल चुनाव ही नहीं जीते हैं, अब तो योगी आदित्यनाथ के देखा देखी शिवराज चौहान ने भी बुलडोजर का यूज शुरू किया था, और अब धामी साहब भी शुरू कर चुके हैं उत्तराखंड में। तो ये चीजें जब चलती हैं, जब कार्रवाइयां होती हैं, तो किसी ना किसी रूप में इसके रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन ही है, और ये कहीं ना कहीं से कुछ इंगित किया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है
कि कुछ ना कुछ करते रहिए, इस तरह का बवाल जो है वो करा करके माहौल बनाने की कोशिश करते रहिए। पर जब ये इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तो इनको बहुत भारी पड़ता है चुनाव में। देखा हमने उत्तर प्रदेश में। ओमी ठक्कर जी फिर से पूछ रहे हैं कि जब तक कश्मीर में हिंदू फिर से रहने लगेगा तब तक बंगाल, केरला, शायद राजस्थान और पंजाब से भी भगाए जाएंगे, कोई उपाय के साथ इलाज हो? राजस्थान में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। केरल, बंगाल ज़रूर थोड़ा चिंता का विषय हैं, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि केरल से तो बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं, जिनके बारे में चर्चाएँ आती रहती हैं कि वो सीरिया और तमाम दूसरे देशों में जाते हैं, लड़ते हैं। और बंगाल में तो जो हो रहा है, वो हमारे आपके सबके सामने है, प्रधानमंत्री जी के सामने भी है, गृह मंत्री जी के सामने भी है। और अल्टीमेटली एक पॉइंट तो ऐसा आएगा, जब फैसले लेने पड़ेंगे, कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। बहुत देर तक इस तरह की स्थितियों, परिस्थितियों को, घटनाओं को आप टाल नहीं सकते हैं, आँखें नहीं मूंद करके बैठ सकते हैं। जी, ओमी ठक्कर जी का हो गया ये प्रश्न। अतुल अस्थाना जी का प्रश्न है, धन्यवाद आपको अतुल जी। आरपी जी कह रहे हैं भारत नीड्स एन एंटी जिहाद स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, देसी पुलिस और पुअरली ट्रेंड, एवरेज सिटीजन ऑफ टेक्सास हैज मोर आर्म्स ट्रेनिंग देन भारत पुलिस। बात तो सही है इनकी। Fulak Ray, could it be sensible to keep an option of benefits of Three Farms Act instead of revoking completely, so that farmers who didn't protest could have sought its benefit and observed its cost benefit analysis? In principle yes, लेकिन पुलक जी आज का विषय ये है नहीं। वैसे मैं पर्सनली तो आपसे सहमत हूँ। Oneness. Sir, with Shiv Sainiks becoming almost Sonia Sainiks, is there any possibility for Raj Thackeray to rise for Hindutva in Maharashtra? ओंकार जी। राज ठाकरे का जो बेस है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, उनके हाथ में अभी कुछ ज़्यादा है नहीं। और आप जानते हैं कि विधानसभा में उनकी पार्टी का केवल 1 एमएलए है। हाँ, जब से शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए विचारधाराओं के विपरीत वाली 2 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है और सरकार चला रहे हैं, उसके बाद से आप भी देख रहे हैं, इतनी घटनाएँ हो चुकी हैं, जिन्होंने, जो मूल मतदाता हुआ करता था, बाला साहब ठाकरे के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनमें एक निराशा का भाव है। निराशा का भाव ही नहीं है, आक्रोश है। वो आक्रोश जब वोट पड़ेंगे, वो किधर जाएगा, विकल्प कौन होगा, बस ये देखने वाली बात है। और अभी राज ठाकरे ने जो बयान दिया है, लाउड स्पीकर वाला, मैं समझता हूं कि करीब-करीब 2 सवा 2 साल चुप्पी के बाद उन्होंने जो बयान दिया है, इस पर सबकी निगाह है और इसका बहुत असर हुआ है, बल्कि बहुत दूर तक ये बयान जाने वाला है। इसका असर आप महाराष्ट्र की राजनीति में आगे चल कर के देखेंगे। जी। आदित्य अय्यर पूछ रहे हैं कि शुड इंडिया डिवाइड श्रीलंका इनटू तमिल एंड सिंगलालैंड so that Tamil land in north and east can be favored to India. As 13th Amendment is not implemented and Lanka is facing crisis and needs cash. आदित्य जी वैसे तो आज का ये विषय है नहीं, और मैं किसी भी अननेसेसरली किसी भी देश के फटे में टांग अड़ाने का पक्षधर हूँ नहीं। एक बार टांग अड़ाई थी और उसका हमने हश्र देखा था इसी श्रीलंका में। राजीव गांधी तक की जान चली गई थी बाद में। राजीव गांधी तक की जान चली गई थी। राहुल भाटिया, पुलिस को इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, जिहादी उसमें घुस रहे हैं, कल को हम ही पर उल्टा पड़ेगा। पुलिस को ऑटोनॉमी देखने का मैंने तो कोई अभी तक कोई फायदा देखा नहीं है, वो निरंकुश और हो जाते हैं।
कृष्णकांत कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि अब संभवतः प्रश्न पूरे हो गए हैं। एक और है जी, मनीष जी पूछ रहे हैं, सर न्यायपालिका के हालात लगभग एंटी हिंदू हैं और सम्राट ने 7 सालों में अरबों के वजीफे काफिरों के कर से शांति दूतों को खिला दिए। आज जितेंद्र त्यागी को बने रहना कष्ट और मृत्युतुल्य और मुख्तार अखबार जितेंद्र त्यागी बने रहना कष्ट और मृत्युतुल्य और मुख्तार अब्बास नकवी बने रहना सुखमय जीवन। ये इनका विचार है, इसका स्वागत करें। जी, दिनेश कुमार जी, संजय जी, ओंकार जी नमस्कार। जब लखीमपुर की घटना होती है तब सारे पंचमक्कार विपक्ष इंटरनेशनल मीडिया जाग जाती है, पर जो 4 दिन में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अभी तक किसी से आवाज तक नहीं निकली। कितनी गंदी राजनीति करते हैं ये लोग। बिल्कुल सहमत हैं आपसे। ये चाहे करौली हो, चाहे गोरखधाम हो, चाहे कश्मीर में जिस तरह की घटनाएं अभी फिर से शुरू हुई हैं, ये तो चिंता पैदा करने वाली हैं ही। लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यही है कि जो सो कॉल्ड आपके लिबरल्स हैं, वो टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले जो उनके हिमायती भी हैं, जो लुटियन मीडिया है, उसके भी कुछ स्वनामधन्य चेहरे हैं, वो ऐसी घटनाओं पर रिएक्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि वो तो ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए दिखते हैं ना, अक्सर उनके आप चित्र खोजिए, अलग-अलग कुछ देशद्रोहियों के साथ वो खड़े मिलेंगे, वो देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। अब अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था कि अ, ऐसे स्वनामधन्य पत्रकार यहाँ हैं, जिनकी प्रशस्ति हाफ़िज़ सईद भी करते हैं और इमरान खान भी राष्ट्र के नाम संबोधन में उनका ज़िक्र करते पनौती हैं, वाले। उनके उनके पुस्तक का ज़िक्र करते हैं। तो वो क्यों ऐसी घटनाओं की निंदा करेंगे? क्यों रिएक्ट करेंगे? जी। नेक्स्ट। राहुल महायच हिंदुस्तानी, आम सनातनी के नाते मुस्लिमों का पूर्ण आर्थिक बहिष्कार ही हमारा सबसे उत्तम शस्त्र है। कृपया इस बात को अधिक से अधिक प्रचारित करें। जी, ये टिप्पणी है मीना हिंदू, सर जी कोदी गवर्नमेंट ब्रॉट 21 एज फॉर मैरिज, तो अभी तो पेंडिंग है। Still M community marrying their daughters at 17 to 19, so do you believe they will follow UCC and population bill too? पॉपुलेशन बिल तो विड्रॉ हो गया और अच्छा हुआ, मैं तो उसके समर्थन में नहीं था। और यूसीसी, यूसीसी तो अभी तक मुझे तो नहीं लगता सरकारों को ये स्पष्टता भी है कि यूसीसी का अर्थ क्या है। ओंकार जी, आप क्या कहें? जी, जी, बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। इसी के साथ प्रश्न समाप्त होते हैं। ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.